Sri Satish Chandra Misra. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. On this subject, lot has already been said, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कोर्ट्स के बारे में और सभी फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी उसके बारे में काफ़ी कुछ और कह दिया है। इसलिए टाइम इतना शॉर्ट है जिसमें कि इस बात को, इतने गंभीर टॉपिक को सामने रखा जाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को रिपीट ना करूं। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस हमने अपने करियर में किया है, जहां हमने तहसील से लेकर के सिविल कोर्ट से, कलेक्ट्रेट से लेकर के और हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला, 40 सालों का एक्सपीरियंस जो रहा उसका, और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की मेंबरशिप से लेकर बार काउंसिल के अध्यक्षी तक के लिए जो मौका मिला, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां 20 करोड़ लोग रहते हैं, उस प्रदेश में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय थी, हमारी पार्टी की लीडर सुश्री मायावती जी ने हमको एडवोकेट जनरल बनाया। उस सारे एक्सपीरियंस को लेकर के जो बातें हैं उसको मैं कुछ उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बातें करना चाहूँगा। जहाँ तक न्याय है, न्याय देने की बात है, न्याय जो लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पर लॉ मिनिस्टर साहब हैं, इनका दायित्व है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो अमीरों को, हम ये नहीं कहते कि अमीरों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो वंचित है, जो गरीब है, जो गांव में रहता है, जो तहसील तक आने के लिए भी सक्षम नहीं है, उसको किस तरह से आप न्याय पहुंचाएं, इसमें आपका दायित्व होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन इसके लिए आज सरकार क्या कर रही है? हम लोग जुडिशरी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी कह दिया है, तो उसमें समय ना खर्च करते हुए मैं चाहूंगा कि उन चीज़ों को कहूं जो कि आज जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, इसके पहले हमारे सम्मानित लॉ मिनिस्टर साहब थे रविशंकर प्रसाद जी, वो भी बहुत एक्सपीरियंस रखते थे। आज चांस की बात है कि इस देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर इस कंट्री के हैं। तो इन सबको सारी अदालतों का एक्सपीरियंस है और जो परेशानियां, चाहे वो लिटिगेंट सफ़र कर रहे हो, चाहे वो एडवोकेट सफ़र कर रहे हो, और चाहे वो जुडिशरी के लोग भी जो हैं कुछ चीज़ों से जो परेशान हैं, वो उसका भी पूरा ज्ञान है इनको। और मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब आप आज लॉ मिनिस्ट्री का चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे इम्प्रूव करें इन चीज़ों को, जिससे कि हम लोग सस्ता न्याय, निर्धन को न्याय, उनको त्वरित न्याय देने की दे सकें, इसकी तरफ आगे बढ़ें। उसके लिए जब मैं बजट को देखता हूं तो बहुत ही एक शॉकिंग सा देखने को मिलता है कि जो बजट में है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने उसको इस तरीके से बनाया कि आप एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी है, और जुडिशरी को के लिए उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो, इसी को ध्यान में रख करके बनाया कि जो एक गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं और इस देश के जो नागरिक हैं, तो वो चाहे किसी भी वर्ग के हो, उनको एक न्याय मिल सके। लेकिन आज उसका ठीक विपरीत हो रहा है। बजट बढ़ाने की जगह बजट घटाया गया, और ये मैं इसलिए और भी कह रहा हूं कि जिससे कि शायद आप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के सामने इन बातों को रख सकते हैं जो हम लोग सदन में अपने बात रख रहे हैं, और उससे शायद आपकी मिनिस्ट्री को थोड़ा फायदा हो जाए। आपने जो पिछली बार बजट था उसको घटा करके, और सिर्फ आज के रोज जो इनका बजट है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बजट है, तो आपने 562 करोड़ रुपया रखा है खाली सुप्रीम कोर्ट के लिए, जहां पर कुछ मुकदमे हैं, 40 लाख मुकदमे, 45 लाख मुकदमे, आंकड़े आपके सामने पहले से रख दिए गए, उनको मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जो आपने डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज के नाम पे बजट में प्रोविजन किया है, वो आपने जो पिछले वर्ष 936 करोड़ था, जो कि बहुत ही कम था,
इस देश की अदालतों को ध्यान में रखते हुए और 3 करोड़ मुकदमे पेंडेंसी को देखते हुए, नंबर ऑफ जजेस को देखते हुए, नंबर ऑफ कोर्ट्स को देखते हुए वो बहुत ही कम था। लेकिन उसके बावजूद आपने उसको घटा करके 562 करोड़ रुपए ला करके और छोड़ दिया। 562 करोड़ में आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, आप कौन सी स्कीम्स लाएंगे, आप कौन से बेनिफिट्स लाएंगे जिससे कि ये लिटिगेंट्स जो हैं उनको जल्दी से न्याय मिल सके। आज की अदालतों का क्या हाल है, लोअर कोर्ट्स की अदालतें, तहसील की अदालतें, सिविल कोर्ट्स की अदालतें, आज जो लोग वहां पर वकालत करते हैं या जो लोग मुकदमे के लिए वहां जाते हैं उनको सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आज वेरेंडो में कोर्टें लग रही हैं, पार्टीशन कर करके वेरेंडे में कोर्ट लग रही है। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो कन्नौज, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इस देश की कंट्री का एक कैपिटल भी रहा एक जमाने में, वहां पर अदालत में हमको इनवाइट किया गया कि आइए आप यहां पर आके देखिए। जज साहब हमको लेकर के गए और उन्होंने दिखाया कि जो उनके वहां पर एक बाथरूम बना था, टॉयलेट बना था, उसमें जो है वहां पर ऑफिस चल रहा था, उस टॉयलेट में ऑफिस चल रहा था। ये स्थिति थी। वो बात दूसरी है कि ये बात जब हम मुख्यमंत्री जी तत्काल उस समय की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की नॉलेज में लाए तो उन्होंने बजट दे करके और पूरी नई अदालत वहां पर बनाई और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और उसको ठीक किया। लेकिन आज की स्थिति क्या है पूरे देश में? इसी तरह की स्थिति देश में है पूरे, जहां पर आप जजेस को अपॉइंटमेट नहीं कर रहे हैं। जजेस 90 वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में ही, हाई कोर्ट में खाली, लोअर कोर्ट में वैकेंसीज हैं जहां 10 लाख 8 से 10 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। आज आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज हम नहीं भर सकते, लेकिन इसके पहले की क्या बात थी? चाहे ये लोग सरकार में रहे हो, चाहे आप सरकार में इसके पहले अभी थे, आपके पास मौका था कि इन वैकेंसीज को भरते। हमने एक बार नहीं कई बार इस बात को यहां उठाया कि जहां जिस हाई कोर्ट में आज से 15 वर्ष पहले आपने निकाल करके कहा था कि ये 160 जजेस की जरूरत है, उस 160 की जगह पर वहां पर 80 जजेस भी नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। हमारे साथी त्यागी जी ने कहा कि वेस्टर्न यूपी के लिए हम लोग कई बार ये इस बात को उठा चुके हैं, वेस्टर्न यूपी की बेंच होनी चाहिए। 36 वर्षों से तो मुझे एक्सपीरियंस है और मैं देख रहा हूं, जब मैं बार काउंसिल का चेयरमैन था 93 में, 1993 में उत्तर, तब मैं जब वहां गया था तो उस समय मैंने इसको देखा था कि एक स्ट्राइक पूरे वेस्टर्न यूपी पे, एक दिन की स्ट्राइक चल रही है कंटिन्यूअस फॉर 40 इयर्स, इस बात के लिए कि वहां पर एक वेस्टर्न यूपी की बेंच बने। लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, ना कोई उस पर आप ये आपके जुरिस्डिक्शन में है, इसलिए बात कर रहा हूं। खाली न्यायालयिक जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपके जो पावर्स दी गई हैं उसके अंदर ये आता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में हाई कोर्ट का जो है उसका जो रिलोकेशन और वो करने की पावर आपके पास है। वो बात दूसरी है कि असेंबली को के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट की एक रिक्वेस्ट आपके पास आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से जब सुश्री मायावती जी, बहन मायावती जी थी मुख्यमंत्री, तो उन्होंने, हमारी पार्टी की लीडर ने, उन्होंने पूरे दोनों सदनों से पास करा करके सेंटर के पास भेजा था कि आप वेस्टर्न यूपी में एक बेंच बनाइए, और चाहे वो किसी भी जिले में बनाइए, लेकिन एक वेस्टर्न यूपी की बेंच बनाइए, और वो बहुत जरूरी है। लेकिन और ये स्ट्राइक खत्म होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 7 जजेस की बेंच, उन 7 जजेस को टाइम मिल गया है बेंच बना करके, रोज की सिटिंग करके या ऑल्टरनेट डेज की सिटिंग करके वकील हड़ताल क्यों करता है उस पर निर्णय कर रहे हैं, उस पर सुन रहे हैं कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। लेकिन जो इशू है, हड़ताल क्यों हो रही है, हड़ताल किस लिए चली आ रही 40 वर्षों से, उस पे जाने की जरूरत नहीं समझी, ना न्यायालय समझ रही है और ना केंद्र की सरकार समझ रही है, और उसको वो बढ़ा के रखना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस विषय को अब आगे पेंडिंग मत रखिए। वेस्टर्न यूपी के वकीलों ने पिछले सेशन में पार्लियामेंट का घेराव किया था। ठीक है, आपने उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया, लाठियां चलाई, उनको भगा दिया, लेकिन मजबूर मत करिए कि वो लोग इस स्टेट में उतर आए कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उनको मजबूर करके आप स्टेज पे ले आए कि वहां सारे काम बंद हो जाएं। ऐसी स्टेज मत आने दीजिए, उसके पहले इस पे निर्णय लीजिए। और जहां पर जजेस ये निर्णय ले रहे हैं कि वकील स्ट्राइक क्यों करता है, जुडिशरी के बारे में
बहुत कुछ कह दिया गया, उसको मैं रिपीट चूंकि नहीं कर रहा हूं। मैं ये जरूर कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि आज हम लोग यहाँ राज्यसभा में जब बात करते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा में जो चर्चा हो रही है उसको पूरा देश देख रहा है, उसका टेलीवाइज होता है पूरे देश में। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, कोर्ट के अंदर किस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट के अंदर किस तरह से वकीलों के साथ में बर्ताव हो रहा है, क्यों किस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका कोई कहीं पर कोई लिखित पढ़त में क्या देखने के लिए भी नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह का आप कोई एक लेजिस्लेशन लाइए और इस तरह की व्यवस्था बनाइए जिसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर किस तरीके से हो रहा है। आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में वकील अगर कोई बात कह देता है उसको जेल हो जाती है। एक पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी थे, उनको जेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ बात कह दी थी। अगर सत्य भी कह दिया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आप तथ्यों को सत्य भी कह रहे हैं लेकिन उनकी गरिमा के खिलाफ है, उनके कंटेम्प्ट है, तो आपको जेल हो जाएगी और आप कंटेम्प्ट हो जाएगी, आपकी सर्टिफिकेट छिन जाएगी। इस तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किसने बनाया है? इस पार्लियामेंट ने बनाया है। हम जिम्मेदार हैं इस तरह की पावर देने के लिए। हमको सोचना चाहिए कुछ चीजें जो हमारे अधिकार में है उनको तो हम लोग देखें कि किस, हम लोग जुडिशरी की जब बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि किस यूज से मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, किस तरह से बर्ताव हो रहा है, किस तरह से जजमेंट्स हो रहे हैं। आज के रोज जब पेंडेंसी इतनी हो जाती है तो कहा जाता है कि पेंडेंसी इतनी क्यों है। एक मेथड बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर के कि चीफ जस्टिस दूसरे स्टेट में आएंगे और वो आकर के वहां पर बैठेंगे, उस स्टेट का चीफ जस्टिस नहीं होगा। टोटल फेलियर इस सिस्टम का हुआ है। आज वो समझ भी नहीं पाते हैं, तब तक वो अपना इसी तैयारी में रहते हैं कि हम इसीलिए, और जो वैकेंसीज हैं उसके पीछे मेन रीजन भी यही है क्योंकि वो जो आते हैं दूसरे प्रदेश से वो ये देखते हैं कि कब हम जा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं और हम अपने यहाँ कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे खिलाफ लोग हो जाए। और इस वजह से वैकेंसीज पेंडिंग रहती हैं जो अनवरत चलती चली आ रही हैं, और वो भी ऐसी जगह पर वैकेंसीज जहां पर जिस दिन अपॉइंट होता है, ये नहीं है कि आज अचानक वैकेंसी हो गई, जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है जज का उस दिन उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट पहले से फिक्स्ड होता है। उसका मालूम है कि इस तारीख को ये 62 साल के हो जाएंगे और ये रिटायर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी हम उसको पूरा नहीं कर पाते। हम उस सिस्टम को ऐसा बनाए हुए हैं कि हम उसको पेंडिंग रखना चाहते हैं और पेंडिंग रखते हैं, हम उसमें उनके भागीदार बन जाते हैं और इस वजह से वहां पर केसेस भी पेंडिंग रहते हैं और अपॉइंटमेंट्स भी पेंडिंग रहते हैं। आज आपके पास पावर दी गई है कि आप सिस्टम को ठीक करिए। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको ये कुछ चीजें, कंडीशंस डालनी पड़ी। गरीबों के लिए उनको किस तरह से न्याय मिला है, आपने लीगल एड कैंप्स बना दिए, लीगल एड कैंप्स लगाए जाते हैं और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया आपने। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत क्या होता है, लीगल एड कैंप्स लग जाते हैं। उस लीगल एड कैंप्स में चीफ जस्टिस या जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, वो आकर के बैठ जाते हैं और फिर वो आकर के वहां पर निर्णय लेते हैं। कौन से मुकदमे लगते हैं, अखबारों में निकलता है 5000 मुकदमे तय कर दिए गए, 15000 मुकदमे तय कर दिए गए इस कैंप में। इतना बड़ा डिस्पोजल हो गया। किस मामले का डिस्पोजल हुआ? जो चालान हुए हैं गाड़ी के, जो फाइन है, जिसमें कि आप या तो फाइन दे दीजिए और या चालान भर दीजिए, उस तरह के मुकदमे पूरे 3 महीने तक ढूंढे जाते हैं और ढूंढने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कहा जाता है इनको लगा दीजिए। कैंप में जितना खर्चा होता है, उसके रहन सहन में उसको बनाने के लिए जितना खर्चा होता है, उससे शायद कम फाइन वहां पर मिलता है, लेकिन यह होता है कि डिस्पोजल हो गया इतने हजार का। कोर्ट्स में क्या हो रहा है? कोर्ट्स में जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, जैसा कि सुरेंद्र राजे ने कहा कि पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, पैसा इनकम लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन आजकल सबसे ज्यादा हो गया। और मैं इस बात का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 5 साल में जो सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की रही, 107 PILs तो हमने डिफेंड किए हैं। 107 PILs अगेंस्ट पिटिशंस इन दोस 5 years। PILs जिन्होंने फाइल किए हैं, आज आपने चेयर ने कहा था कि उसमें एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कि कहा गया है कि उसको डिटेल्स देने पड़ते हैं। सही कहा आपने। ये जजमेंट था उत्तराखंड का, वहां पर जजमेंट वहां का हाई कोर्ट का था, जिसमें कि एडवोकेट जनरल के बारे में एक पिटीशन फाइल हुई थी कि एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट इलीगल डिक्लेयर के PIL फाइल हो गई। क्यों? क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एडवोकेट जनरल वो बन सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट जज बनने के लायक है। उसमें कहा गया ये 62 साल के ऊपर हो गए हैं, हाईकोर्ट जज नहीं बन सकते, इसलिए ये इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस इशू को लेकर के इसके पहले एक बार नहीं 3 बार निर्णय हो चुका था, लेकिन फिर पीआईएल फाइल हो गई। तो उसके बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शंस दिए कि आप गाइडलाइंस फ्रेम करिए और रूल्स, अपने हाई कोर्ट रूल्स को अमेंड करिए और वहां पर डालिए कि 1, 2, 3, 4 ये सब चीजें देखी जाएं। लेकिन उन्होंने गाइडलाइंस बनाई, गाइडलाइंस बनाने के बाद क्या हुआ, पीआईएल्स कम नहीं हुई, पीआईएल्स उससे ज्यादा बढ़ती गई। और कमी क्या रह गई? आज अगर एक चीज सिर्फ सरकार कर दे, पीआईएल्स के बारे में एक लेजिस्लेशन ला करके, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके उस एक्शन पे इंटरफेयर ना करे, आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि जो ये पीआईएल्स फाइल करते हैं उनको अपना एसेट्स भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस दिन वो पीआईएल फाइल कर रहे हैं उस दिन उनकी क्या इनकम थी और उनके क्या एसेट्स थी और क्या लायबिलिटीज थी, आप ये ले लीजिए और उसके बाद 5 साल बाद देख लीजिए कि उनकी क्या लायबिलिटीज हैं और क्या एसेट्स हैं। आज मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने पीआईएल 5 साल पहले फाइल की थी और तब उनके पास हैसियत ये थी, उन्होंने कहा कि हम एक सोशल वर्कर हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, हम सोशल वर्कर इसलिए हम पीआईएल में आ गए। 25 करोड़ रुपए उनके खाते में आज मौजूद हैं। ऐसे पीआईएल्स हैं, पीआईएल पिटिशनर्स हैं, तो कहां से वो रुपया आ रहा, किस तरह? तो आज के जो पीआईएल एक्सपर्ट्स हैं उनका यही काम है। अगर उनकी आमदनी के बारे में आप ये जानकारी लेने लगेंगे और ये इंश्योर कर लेंगे तो आधी नहीं 1/10 पीआईएल्स रह जाएंगी और जो प्रोफेशनल पीआईएल्स वाले हैं वो सामने नहीं आएंगे और एक्चुअल पीआईएल्स वाले आएंगे। आपकी एक ड्यूटी है एडवोकेट्स के बारे में भी ध्यान रखने की। आई जस्ट कंक्लूड इन फ्यू मिनट्स। आपकी एक ड्यूटी है कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट के तहत आपके उसमें लिखा हुआ कि आपको देखना है, लेकिन आप एडवोकेट्स के बारे में क्या करते हैं? हमारे एक साथी ने कहा, उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स के बारे में भी आप ध्यान रखिए, लेकिन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के बारे में आप क्या देते हैं? केंद्र की सरकार कुछ नहीं देती। केंद्र सरकार को एडवोकेट वेलफेयर फंड में एडवोकेट्स के लिए, जिससे कि अगर वो रिटायरमेंट उनका हो रहा है या वो इन्फर्म हो गए हैं या वो नहीं जा सकते हैं और मजबूर होकर के कोर्ट जाना पड़ रहा है, उनके लिए कोई एक सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से आप कोई स्कीम कह दीजिए, इसी स्कीम में हम देंगे, लेकिन कुछ तो फंड दीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट्स को, और या एडवोकेट वेलफेयर एक्ट के तहत जो हर स्टेट में बनी हुई है बॉडी उसको दीजिए, सो दैट कि दे आर एनेबल टू डू समथिंग फॉर द एडवोकेट्स। बजट आपने जो दिया है वो सामने रखा हुआ है। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से ये जरूर जानना चाहूंगा कि पूरे देश में जो कोर्ट फीस आप लेते हैं, बहुत हैवी कोर्ट फीस लेते हैं, आधा आदमी तो कोर्ट फीस की वजह से कोर्ट ही नहीं जा पाता, इसीलिए वो सीधे हाई कोर्ट जाता है। लोअर कोर्ट इसलिए नहीं जाता है, वो सीधे हाई कोर्ट जाता है कि वहां कहता है कि 100 रुपए की हम स्टैंप ड्यूटी लगा करके और हम पिटीशन कर देंगे 100 करोड़ के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे 100 करोड़ की पिटीशन हम 100 रुपए में कर लेंगे। लेकिन लोअर कोर्ट जाएगा तो उसको करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके बारे में सोचिए कि कैसे बर्डन कम किया जाए हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का। कुछ कोर्ट फीस एक्ट के बारे में ध्यान रखते हुए कि उसको ईज करके और उसमें प्रोविजन करिए, जिससे कि जो गरीब आदमी है वो हाई कोर्ट के जा करके हाई कोर्ट के वकीलों की फीस और सुप्रीम कोर्ट जा करके सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस बेयर नहीं कर सकता। इसलिए लोअर कोर्ट कम से कम जाने लायक रहे, इस तरह का आपको एक इंतजाम इसमें जरूर करना चाहिए। जो सरकारी वकील हैं उनको आप अच्छा खासा फीस देते हैं, सरकारी वकीलों को फीस जो देते हैं आप एक मैंडेटरी प्रोविजन उसमें उनके लिए कर दीजिए। जब उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, आपके यहाँ बहुत चक्कर लगाते हैं कि आप हमको सरकारी वकील बना दीजिए, इसका हमें भी एक्सपीरियंस है इसलिए हम बता रहे हैं, और उस समय वो सब चीज करने के लिए तैयार होते हैं। आप उसमें एक कंडीशन ये भी डाल दीजिए कि अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि जो पुअर पर्सन्स हैं, जो गरीब हैं, किसी भी जात किसी भी धर्म के हों, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनके लिए आपको फ्री मुकदमा लड़ना पड़ेगा और फ्री एडवाइस देनी पड़ेगी। अगर कंप्लेंट आएगी तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपको हटा देंगे। और ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में ये करके दिखाया बहन माँ की, इट वॉज डन इन स्टेट ऑफ यूपी, और इस तरह का पास करके और इस तरह का डिसीजन ले करके और उसको इंप्लीमेंट कराया गया। वो बात दूसरी है कि सरकारी वकीलों की फीस इतनी कम थी उसके पहले, उसको कई गुना बढ़ा करके उनका भी एक लेवल ला करके, पर उसमें यह कंडीशन डाली गई कि आप उनको फ्री
सलाह देंगे, फ्री उनके लिए मुकदमा लड़ेंगे, इस बात की उनसे कहा गया। जहां तक मेरी बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जहां तक जुडिशरी का सवाल है, जुडिशरी में क्या हो रहा है वो सबने ऑलरेडी कह दिया, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि लोअर कोर्ट जुडिशरी को भी देखना चाहिए। लोअर कोर्ट जुडिशरी की कंडीशंस आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, वो 226 में कह सकते हैं, जैसा कि हो चुका है, यूपी में हो चुका है। उन्होंने डायरेक्शन दिया, बैठ गए बेंच बना के, उन्होंने कहा कि लाल बत्ती दीजिए जजेस को। फिर उनका लाल बत्ती ही नहीं, आप एस्कॉर्ट भी दीजिए, आप इतनी पुलिस दीजिए, आप ये वाली गारद लगाइए। वो सब डायरेक्शंस दे सकते हैं, आपको मानना है क्योंकि आप बाउंड हैं। नहीं मानेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कह देगी वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन लोअर कोर्ट जुडिशरी के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जहां पर कि 2.5 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं और जहां पर क्या कंडीशंस जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं उनकी कंडीशंस के ऊपर ध्यान रखिए। किस तरीके से वो रह रहे हैं, किस जगह वो बैठ रहे हैं, किस तरह के कोर्ट रूम्स उनके हैं, किस तरह के आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं। आप उनको कोई गाड़ी नहीं देते, आप उनको कोई प्रोविजन नहीं करते उनके ठीक से रहने के लिए, आप उनके घरों की तरफ नहीं जाते क्योंकि कोई जाता ही नहीं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है वहां जाने की। हमको तो हाई कोर्ट जज के घर जाना या तो सुप्रीम कोर्ट घर जाना जो बंगले में रह रहे हैं। लेकिन लोअर कोर्ट जुडिशरी कहां रह रही है और किस तरीके से कमरों में बैठ करके, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, उस तरह के जहां पर बैठ के वो निर्णय दे रहे हैं, इसके बारे में देखने की जरूरत है। उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को और इंप्रूव करिए और इस बात का भी इंश्योर करिए कि जहां तक लेडी जजेस हैं, जो महिला जज हैं, वो जो लोअर कोर्ट में जुडिशरी में है, उनके लिए पूरी सुविधाएं करिए, हर तरह की सुविधा करिए कि अगर कोई भी हैरेसमेंट उनके साथ होता है, जिस तरह का हैरेसमेंट एक लेडी जज के साथ हुआ और राज्यसभा में यहाँ पर हम लोगों ने मूव किया है मोशन कि उसको इम्पीचमेंट के लिए देखा जाए। लेकिन इस तरह की व्यवस्था करिए कि इस तरह की कोई हिम्मत ना करे, चाहे वो हायर कोर्ट जुडिशरी वाला हो, चाहे वो कोई जुडिशरी, एक लोअर कोर्ट जुडिशरी या लोअर कोर्ट में ही जो हायर जुडिशरी के लोग हैं वो महिलाओं को तंग न कर सकें, हैरास न कर सकें, जिससे कि महिलाएं जो हैं कम से कम जुडिशरी की तरफ तो आएं। आज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं जज हैं ये आपसे छुपा नहीं है। इसके साथ में आखिरी बात कहते हुए कि आप जब तक कि सभी वर्गों के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, आपका ये जो कहना है, जो आप बार बार कहते हैं कि हम कानून, एक तो आप ये कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से लास्ट 1 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री जी से आप हर बार कहलवा देते हैं कि हम तो हर दिन एक पुराना कानून खत्म कर रहे हैं। आप उनको असली फैक्ट बता दीजिए, कौन से कानून खत्म कर रहे हैं आप। उनसे ऐसी बात कहलवा देते हैं और पब्लिकली कहलवा देते हैं कि आप कहते हैं कि हर दिन हम कानून खत्म कर रहे हैं, इतने हजार कानून खत्म कर दिए। जो एक्ट नया बनता है, पुराना जो प्रोविजन है उसको आप डिलीट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गया है। उसकी आपने एक गिनती बना ली और प्रधानमंत्री जी को दे दिया कि ये लीजिए 1000 हमने पुराने लॉ खत्म कर दिए। वो लॉ नहीं खत्म कर दिए, जो ऑब्सोलीट चीज है उसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरह की चीजें मत करके और मत करिए, बल्कि अगर वाकई में जो ऑब्सोलीट चीजें हैं उनको खत्म करिए। लेकिन लास्ट बात मैं अपनी कहकर खत्म करूंगा, सबका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप न्याय नहीं दिला सकते। आज पूरे देश में आप गिनती उठा लीजिए कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं और कितने शेड्यूल कास्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। हम लोग रिजर्वेशन की जब मांग करते हैं कि हायर जुडिशरी के साथ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, वो इसीलिए करते हैं, मजबूर होकर के करते हैं, क्योंकि आज पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां 160 की स्ट्रेंथ है और ये पिछले 8 वर्षों से मैं यहां कह रहा हूं, एक भी शेड्यूल कास्ट का जज वहां पर नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट का जज नहीं है। और आप उनको जब न्याय देने की बात होती है तो जो फिर मानसिकता होती है जिसके तहत आप उनको जज नहीं बनने दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनको वहां नहीं आने दे रहे हैं, उसी मानसिकता से फिर वहां पर उनके मामलों में निर्णय भी होता है। इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखिए और इसको, चूंकि आप अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो आपकी बार इस तरह की गलती ना हो, और वो मेंटेन रखते हुए, क्योंकि श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस बात का प्रॉमिस किया था जब वो एक्ट पास हो रहा था, और इस बात का उनका रिकॉर्ड में है, एश्योरेंस है कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले हाई कोर्ट जजी में। इस बात का उन्होंने प्रॉमिस किया, उसको आप भी ध्यान रखिएगा। इसको कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्री भूपेंद्र सिंह।
See, Sir, the house is very rich. Deputy Chairman, Visraji, sir. the house is very rich with the number of advocates. This kind of discourse is very interesting. I'll take half a minute, no, only 10 seconds. In the court also, when we speak, judges sometimes say, please, enough, sit down. And then say, enough of nonsense, we are not here to. Then we have to tell them, we are paid for speaking nonsense. And you are paid to listen nonsense. Don't say But sometimes you have been made to It sit is there. in a place. It is there. But no. I was listening no nonsense. I was listening only sense for the last. You have been made to sit for this. You have to listen for this. But here they are not paid to speak. They are paid to speak. Yes, that's the point. Yes. And therefore it is no nonsense. It is only sense. Thank you.